So hello everyone, today we are going to discuss chapter number 8 of business communication, last chapter of your syllabus, last chapter business communication का आखिरी चैप्टर जो एक डिक्शनरी से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है ना, रैंडमली लेटर्स उठाया, वर्ड्स उठाया और उनका मीनिंग दिया है। ठीक है, कहीं पे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी है, कुछ कुछ आपके कमर्शियल टर्मिनोलॉजी है, कुछ कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, जिसमें से बहुत सारे टर्म्स आई वुड से आपको पहले से ही आता है। तो ये वाला चैप्टर एकदम डिक्शनरी की तरह कुछ नहीं है, आपको बस एक बार मेरे संग सुनना है। आप बस एक बार क्लास में सुन लोगे, आपको एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, एक बार खाली क्लास में मेरी बातों को सुन लोगे ना, पूरा एग्जाम तक याद रहने वाला है। मैं एक एक करके आपको डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मैथ से ही करेंगे, इंस्टीट्यूट का मैथ खोल लो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स कहां से सॉल्व करना है? मेरा जो क्वेश्चन बैंक है, जो मैंने दे रखा है ना क्वेश्चन बैंक मेरा मैथ का, ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन बैंक से करना है। ऑलराइट, चलो फटाफट आ जाओ। पेज नंबर, come to page number 192 of your mat, पेज नंबर 192 ऑफ योर मैट में आ जाओ। 192, ठीक है, और मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूं करते जाओगे। चलो बताओ, इसमें से बहुत सारे टर्म आप देखोगे आपको ऑलरेडी आता है, तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन। ऐसे तो मैं बोलूंगी पूरा टोटलिटी में ही बहुत इजी है, बट ये वाला चैप्टर मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं कि आपको सेल्स क्या होता है नहीं पता, परचेज क्या होता है नहीं पता, कि आपको ये नहीं पता कि बैंक क्या होता है, चेक क्या होता है, क्लियरिंग एजेंट किसको बोलते हैं। तो यही सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग दिया। मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द अदर, एंड यू नो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? हेनरी फेयोल। साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर। मैम ये सब तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। मैनेजमेंट का फंक्शन भी हम लोगों ने सीखा था, पॉडस्कॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट मार्क कर लो। मैनेजमेंट का डेफिनेशन, मैनेजमेंट बोल रहा है कौन है? मैनेजमेंट जो बिजनेस को चलाता है, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना। So basically they are talking about 3 levels of management, that is a board of director who are responsible for carrying out the functions of the business. ठीक है, जैसे शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट दे आर नॉट एंगेज इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डे टू डे फंक्शनिंग में कौन एंगेज होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, जिसको हम लोग 3 लेवल में बांटते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लिखते चलोगे मैं जो जो लिखवा रही हूं बगल बगल में, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज वेरी इजी। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब आपको मुझे बताना पड़ेगा, गुड्स और सर्विसेज का परचेज और सेल को, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, जहां पे मॉनिटरी इंसेंटिव होता है, उसको बिजनेस बोलते हैं, है ना। सो बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फाइनेंशियल एंड कमर्शियल इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट। अच्छा, आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं, आपका इंटेंशन क्या है? समाज सेवा, तो बिजनेस नहीं होगा। वहां कमर्शियल एक्टिविटी होना जरूरी है। इट शुड बी अ कमर्शियल एक्टिविटी। इंटेंशन टू अर्न मनी होना चाहिए, जैसा मैंने प्रोडक्शन में भी आपको बताया था, इंटेंशन टू अर्न मनी, कमर्शियल एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, तभी हम उसको बिजनेस बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरे साथ साथ करते चलो। मार्केटिंग क्या होता है? आप कोई भी चीज को प्रमोट करते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकर करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, सेल्स प्रमोशन करते हो, अपने गुड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, गुड्स को बेचने के लिए, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? प्रमोशन करना, सेल करना, selling and distribution of goods or service. So marketing is a broader term. It not only includes advertisement but other selling cost as well. तो advertisement इसका एग्जांपल हो गया। फ्री में जो हम लोग डिस्काउंट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कस्टमर को देते हैं ना, वाउचर्स देते हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सब मार्केटिंग का पार्ट है, जो कि क्यों किया जाता है? सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज वेरी सिंपल, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस गिव्स यू द प्रॉफिट फिगर। वहां पे लिख लो बगल में, एसपी माइनस सीपी गिव्स यू द प्रॉफिट फिगर। टेलीकम्यूटिंग क्या होता है? व्हाट इज टेलीकम्यूटिंग? टेलीकम्यूटिंग का मतलब हुआ कि आप जब अपने कंप्यूटर में बैठ के कहीं से भी कोई भी रिमोट लोकेशन से काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्यूटिंग। अभी ये कोविड के टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। अभी लोग क्या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी ऑफिस का काम कहां कैसे कर रहे हैं? घर बैठे कर रहे हैं। यानी कोई भी रिमोट प्लेस से आप मान लो कहीं और गए, घूमने गए, अब्रॉड गए, वहां से बैठ के ऑफिस का काम कर रहे हो with your computer. So that is called tele. Tele मतलब from any remote location. कोई भी दूर से आप रिमोट लोकेशन से अपने ऑफिस का काम कर रहे हो, रिमोट लोकेशन से काम कर रहे हो कंप्यूटर के हेल्प से, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्यूटिंग। नो, रिमोट लोकेशन कैन बी योर होम, कैन बी एनीवेयर, आउटसाइड, कोई कैफे में बैठ के काम कर रहे हो, कोई भी रिमोट लोकेशन से आप काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेलीकम्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। व्हाट इज कॉल्ड डाउन साइजिंग? कोविड में अभी बहुत हुआ, इतना सारा
आप देखोगे लेबर्स लोग को ले ऑफ दे दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, बिजनेस के साइज को कम कर दिया गया, बहुत सारे मॉल्स वॉल्स लोग जो रेंट पे ले रखे थे सब कम कर दिया गया, एम्प्लॉयज को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि अभी कोविड के सिनेरियो में जब कोविड था तो क्या है, लोग मॉल जाना आजकल बहुत कम कर दिए, लोगों को डर हो गया कोविड का। So that means downsizing। एक होता है upsizing when you're expanding, but ये expansion का उल्टा हो गया। downsizing is, लिख लो वहां, opposite of expansion। This is opposite of expansion। expansion में तो आप employees बढ़ाते हो, business का scale बढ़ाते हो, यहाँ आप कम कर रहे हो, अपने employees को कम कर रहे हो। क्यों कम कर रहे हो? मे बी आपको लग रहा है कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के लिए, अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड डाउन साइजिंग। इट इज अ प्लान्ड रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाई? ताकि कॉस्ट को कम कर सको और बिजनेस को एफिशिएंट बना सको। नाउ व्हाट इज आउटसोर्सिंग? कितनी बार क्या होता है, हम लोग सब चीज अपने घर पे बनाना चाहते हैं, अपने फैक्ट्री पे, बट आजकल मार्केट में ट्रेंड हो गया है खुद बनाने से अच्छा है किसी और को आउटसोर्स करके बनवा लो। तो जब आप अपना कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस फंक्शन को आउटसोर्स कर दियो, कोई एक स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी से आप गुड्स को बनवा रहे हो और आप खाली मार्केटिंग ब्रांडिंग करो, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। फॉर यू नो एग्जांपल, पार्ले जी बिस्किट कभी खाए हो? पार्ले जी बिस्किट का रैपर टर्न करके देखना, कभी भी पार्ले जी बिस्किट खुद पार्ले जी नहीं बनाता, बिस्किट बनवाता है कोई लोकल शॉप से और वो खाली पार्ले जी ब्रांडिंग करता है। तो आप जो पार्ले जी बिस्किट खाते हो ना, ये सोच के कि पार्ले जी कंपनी ने बनाया, यू आर रॉन्ग। कभी भी पार्ले जी बिस्किट का रैपर पलट के देखना, वहां लिखा रहेगा पार्ले जी डज नॉट डू द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन आउटसोर्स्ड। आउटसोर्स मतलब किसी और से करवा रहा है, तो इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। जब आप कुछ फंक्शन खुद से नहीं कर रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई भी ग्रुप से, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये क्यों करवाते हो? जिससे आपका कॉस्ट कम लगे। और कोई बाहर वाला बंदा जब कर रहा है तो मे बी उसमें उसको स्पेशलाइजेशन है, इसीलिए आप करवा रहे हो। आजकल बहुत सारे बीपीओज है, आप अपना एक्टिविटीज बाहर से करवाते हो, है ना। आप क्या कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हो, मेरा सेल्स का काम ये बंदा देखेगा, मेरा एचआर मैनेजमेंट का काम ये बंदा देखेगा। तो आउटसोर्सिंग जरूरी नहीं है कोई प्रोडक्ट का आउटसोर्सिंग किया आपने, मैन्युफैक्चर का। इट कैन ऑल्सो बी डन फॉर सर्विसेज। कंपनी का पूरा मैनेजमेंट संभालना किसी और को सौंप दिया, बागडोर किसी और को दे दिया, पैसा लेता है बदले में, सॉफ्टवेयर दिया आपको, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर फंक्शन एक्टिविटीज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई? सो दैट यू बिकम मोर कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट कम लग रहा है आउटसोर्सिंग में, तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है, मेक करना है, खुद बनाना है कि बाहर वाले से करवाना है। अगर खुद बनाने में खर्चा कम लग रहा है, खुद बनाओ। बाहर से खर्चा कम लग रहा है तो बाहर से बनाओ। जब बाहर से बनवाते हो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, और जब खुद बनाते हो उसको बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्शन। सो दैट इज अ डिफरेंस। व्हेन यू प्रोड्यूस इट योरसेल्फ, वहां लिख लो इन हाउस एंड आउटसोर्स। इन हाउस और आउटसोर्स। इन हाउस क्या होता है? प्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर फैक्ट्री, अपने ही फैक्ट्री में बना रहे हो। बट आउटसोर्स में गॉट इट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ थर्ड पार्टी, दूसरे जन से बनवा रहे हो। थर्ड पार्टी, आउटसाइडर, आउटसाइडर, थर्ड पार्टी ऑब्लिक आउटसाइडर, दैट इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। समझ गए? आउटसोर्सिंग वर्ड मतलब आउटसाइडर, आउटसाइडर से काम करवा रहे हो। देख लो, लिख लो इसको वेरी क्विकली। Please write it down very quickly. So I hope the difference is clear. R&D क्या होता है? जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन है आजकल सब अलग से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन में मॉड्यूल लेके रखते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअसली, स्पेशली जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन लोग होते हैं ना, इन लोग ये जरूर लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों लेते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट? ताकि इनोवेशन होते रहे, इनोवेशन होते रहे भाई। इनोवेशन होगा तो उससे क्या होगा? एक चीज बताओ, इनोवेशन जितना ज्यादा होगा उतना आपका कंपटीशन मार्केट में जो है टक्कर का होगा, और फिर उसके बाद उतना आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो। इनोवेशन बहुत जरूरी है। स्पेशली मैंने बोला कहां पे होता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में। अभी जैसे कोरोना का वैक्सीन आया, कितना सोचो रिसर्च डेवलपमेंट किया कितने सारे इंडस्ट्रीज ने, तब जाके कोविड वैक्सीन डेवलप हुआ। तो आजकल हर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है रिसर्च और डेवलपमेंट। उनका काम क्या है? जो करंट प्रोडक्ट है उस पर और रिसर्च करना और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, जिससे क्या हो? कस्टमर्स और सेटिस्फाई हो, कॉस्ट और कम करना, नए नए टेक्निक्स लेकर आना, इनोवेशन करते रहना। दैट इज अ फंक्शन ऑफ R&D। स्पेशली मैंने कहां पे बोला? फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आए दिन नई नई बीमारी आती है, नए नए इन्वेंशन करने पड़ते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हेडक्वार्टर क्या होता है? जहां पे कंपनी का मेन हेड ऑफिस सिचुएटेड है उसको हेडक्वार्टर बोलते हैं। अब जैसे आप देख लो रिलायंस, रिलायंस का हेड ऑफिस कहां पे है? बॉम्बे में, मुंबई में, लेकिन उसका ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है। अहमदाबाद में, दिल्ली में, कितनी जगह उसकी ब्रांचेस है।
तो मेन जो उसका ऑपरेशनल वर्क जहां से होता है, जो मेन कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है उसका कहाँ है, बॉम्बे, एक हेड ऑफिस है, सो दैट इज कॉल्ड हेड ऑफिस, जहां पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन उसका सेंटर्ड है, ठीक है। अब जैसे नेस्ले, नेस्ले इज अ ग्लोबल कंपनी, लेकिन नेस्ले का ब्रांचेस इंडिया में भी है। नेस्ले का हेड ऑफिस जानते हो कहां पे है, स्विट्जरलैंड में, वीवी स्विट्जरलैंड, स्विस, इट इज अ स्विस कंपनी, स्विट्जरलैंड में। सो हेड ऑफिस मतलब हो गया सेंट्रल प्लेस ऑफ वर्क का है, और ब्रांचेस तो स्प्रेड रहते हैं। मार्केट क्या हो गया, एक जगह हो गया वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। बट अभी मार्केट का मतलब खाली फिजिकल मार्केट नहीं हुआ, आजकल ऑनलाइन मार्केट, remember about e-markets, B2B, C2C, B2C, e-markets have developed very popular nowadays। हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी तो मार्केट ही है। तो आप मार्केट का मतलब ये मत समझना कि एक फिजिकल सब्जी मंडी जहां हम जाकर सब्जी खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, नहीं। जो हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटराइज परचेज सेल कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए, वो भी मेरा मार्केट है। मोबाइल फोन में ऐप डाउनलोड करके शॉपिंग करते हो, वो भी मेरा मार्केट है। तो मार्केट का मतलब हुआ जहां पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया होना जरूरी नहीं है, इसलिए तो आजकल मार्केट का दायरा ग्लोबल हो गया है। हम लोग घर पे बैठकर अमेरिका में शॉपिंग कर सकते हैं, कैसे, ऑनलाइन, है ना। सो दैट इज कॉल्ड मार्केट। नाउ ये सारे कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने, एक बार सुन लिया याद होगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, देखो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनआई है। ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ए सेलर ऑफ द गुड्स है, ठीक है, बी कौन है, बायर ऑफ द गुड्स। ध्यान से समझना, ए ने बी को गुड्स बेचा, तो बी को क्या देना है, बी को पैसा देना है, बी को क्या देना है, पैसा, लेकिन बी के पास अभी पैसा नहीं है। तो बी ने क्या बोला कि आप एक काम करो, पैसा की जगह मेरे से बिल ले लो, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बी ने क्या किया, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। बिल को ड्रॉ किसने किया, ड्रॉर हो गया सेलर, जिसको पैसा मिलना है, और बिल ड्रॉ कर कर ए ने बी को दिया और बी ने उसको साइन किया, तो बी हो गया ड्रॉई, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज क्या किया कि उसको इतना रुपया देना है। मान लो गुड्स का वैल्यू है 1000, तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना 1000 का, ठीक है। तो बिल किसने बनाया, जिसने गुड्स बेचा, ड्रॉअर। ड्रॉई कौन हो गया, जिसको पैसा देना है, यानी कि बी, बायर, बायर को देना है। तो बी क्या बोल रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो जिसका मैच्योरिटी 3 महीने बाद है, यानी 3 महीने बाद क्या होगा, बिल मैच्योर होगा और ए को ए का पैसा मिल जाएगा। मान लो ए को आज ही पैसे का दरकार है, अब बिल तो मिल गया इसके पास, ठीक है, विच इज ड्रॉन बाई ए एंड साइन बाई बी। तो अब ए क्या करेगा, ए को आज ही पैसे चाहिए, तो ए बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा बैंक आप ये बिल रख लो जो बी ने मुझे दिया, आप इसके बदले में मुझे कैश दे दो और बिल रख लो। 3 महीने बाद जब मैच्योर होगा तो आप बिल का पैसा आप रख लेना। तो बैंक बोलेगा ठीक है मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस लूंगा। तो बैंक बोला आप एक काम करो, 975 रुपीज रखो, 25 रुपया मैंने काट लिया है, मैंने अपने पास रख लिया। अब जब बिल मैच्योर होगा बैंक को पूरा 1000 रुपया मिलेगा और यहाँ 25 रुपया मिल गया, यानी बैंक को पूरा 1025 का फायदा होगा। समझ में आ रहा है, यानी इसको कितने का फायदा हुआ, 25 रुपए का पूरा फायदा होगा बैंक को, और इससे जो 25 रुपया लिया 50 रुपए का बैंक को फायदा होगा। तो इसके लिए तो बोलते हैं बैंक डिस्काउंट क्यों करते हैं, क्योंकि बैंक को उसमें कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस का फायदा हो रहा है। तो आप समझ गए, इसको बोलते हैं बिल। तो बिल क्या हो गया, एक टाइप का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ड्रॉअर ड्रॉ करता है और एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। ड्रॉअर कौन होता है, जिसने गुड्स को बेचा है, जिसको पैसा मिलना है। ड्रॉई कौन होता है, जिसने गुड्स खरीदा है, जिसको पैसा देना है। एक्नॉलेजमेंट मतलब समझ गए, जब साइन कर दिया बिल में, डॉक्यूमेंट में, यानी एक्नॉलेज कर दिया कि बिल में या डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है मैंने साइन कर दिया, एक्सेप्टेड ऑफ इट, सो दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। सो बिल ऑफ एक्सचेंज आप समझ गए क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बोल रहे हैं एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है। एक्विजिशन कॉस्ट, आप जब भी कोई भी मान लो नए कस्टमर को, फॉर एग्जांपल मान लो आपका 3-4 डिवीजन है, 3-4 कस्टमर है, आपको नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कोई बड़ा कस्टमर को लेना है, तो उसके पीछे आपको बहुत सारा मार्केटिंग खर्चा करना पड़ेगा। इनिशियली शायद फ्री में डिस्काउंट देना पड़ेगा, सैंपल देना पड़ेगा, उसके पीछे माथापच्ची करना होगा, तब जाके कस्टमर बढ़ता है। तो एक नए कस्टमर को पाने के लिए उस कस्टमर में कुछ कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो उस खर्चे को बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। उस खर्चे को क्या बोलते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट आर द न्यू कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ये, जो खाली इन्वॉल्व है क्यों, नए कस्टमर को पाने में, न्यू कस्टमर को अक्वायर करने में। नाउ डोंट यू नो व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड, कम ऑन टेल मी व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड, गिव मी वन एग्जांपल। हम लोग बोलते हैं ना ये जो आपदा आया है ये भगवान के कारण, भगवान का जो डिसीजन है कोई नहीं टाल सकता। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एक्ट ऑफ गॉड। गिव मी सम एग्जांपल व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एक्ट ऑफ गॉड व्हिच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी, अर्थक्वेक आना, फ्लड आना, जिससे बिजनेस डिसरप्ट हो जाता है,
आप कितने भी प्रिकॉशंस ले लो, आप फ्लड को नहीं रोक सकते, आप बरसात को नहीं रोक सकते, आप ना अर्थक्वेक को रोक सकते हो. ऑल दीज आर गॉड्स एक्ट, है ना. सो कैन आई से दे आर कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड, जिसकी वजह से डेंजर आ सकता है बिजनेस में, विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल. इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ह्यूमन बीइंग. एग्जाम्पल लिख लो, अर्थक्वेक, फ्लड. हाँ, लेकिन कहीं आग लग जाना वो शायद आपके कंट्रोल में था, अगर आप सारा प्रिकॉशंस लेते तो आग लगने से रोक सकते थे. लेकिन अर्थक्वेक, भूकंप आ जाना, साइक्लोन आ जाना, टॉर्नेडो आ जाना, वो आपके बस की बात नहीं है बाबा. ऑलराइट, मार्क कर लो फटाफट. किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना, एक्शन तो ऐसे मतलब बहुत होता है, बट ये एक्शन का मतलब हो रहा है सूट फाइल करना, केस फाइल करना. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने भर के किया होगा, किसी के खिलाफ केस फाइल करना, सूट फाइल करना, स्यू करना किसी को. मान लो आपने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदा एक कंपनी से, वो कॉस्मेटिक्स लगाने के बाद आपके चेहरा पूरा जल गया, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया, स्यू कर दिया, क्योंकि आपके संग रॉन्ग हुआ है, इनजस्टिस हुआ है. समझ में आ रहा है. अब सामने वाला भी हो सकता है बोलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं था, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जिसके लिए हम लोग लायबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है. दोनों साइड से कहा सुनी होगी और फिर एक जन केस जीतेगा, तो उसी को बोलते हैं एक्शन. ठीक है, अ सिविल प्रोसीडिंग. कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया मैटर तो सिविल, जहां पे एक पार्टी को गलत ठहराया जाएगा और एक पार्टी को सही ठहराया जाएगा. एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक. ये सारे डेवलपमेंटल बैंक्स है जो लोन्स एंड ऑल देते हैं एशियन कंट्रीज को प्रमोशन के लिए. यू नो एशियन कंट्रीज में कौन आता है, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ. तो ये सब में बोल रहा है इन लोग को लोन वोन दिया जाता है बिजनेस प्रमोशन के लिए. इन लोग लोन कहां से ले सकते हैं, एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक. एडजर्नमेंट क्या होता है, जैसे मीटिंग को एडजर्न कर दिया. मान लो मीटिंग आज 16th ऑफ, से फॉर एग्जांपल मीटिंग था 16th ऑफ से जून को, मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया 16th ऑफ जुलाई, तो 1 महीना पोस्टपोन कर दिया गया विद द अनाउंसमेंट ऑफ नेक्स्ट टाइम डेट प्लेस. मीटिंग पहले कोलकाता में शेड्यूल था बट अभी मुंबई में हो गया, तो नया डेट नया टाइम में शेड्यूल कर देना, दैट इज कॉल्ड पोस्टपोन कर देना, एडजर्नमेंट. तो वैसे ही कोर्ट में भी जो ट्रायल्स होते हैं ना, जो केसेस सुनवाई होती है, हियरिंग्स, वो चेंज होते रहते हैं, पोस्टपोन होते जाते हैं, एडजर्न होते रहते हैं जब तक कोई कंक्लूजन नहीं आ जाए. बोलते हैं ना हियरिंग्स होते हैं बहुत सारे, नहीं बोलते आज फर्स्ट हियरिंग है, सेकंड हियरिंग, आज लास्ट हियरिंग है केस का. सो ये कोर्ट क्या करता है, एडजर्न करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, पोस्टपोनमेंट. ठीक है, अलग अलग डेट, टाइम, एक्सेट्रा. एडजुडिकेशन क्या होता है, व्हाट इज एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मतलब कि जज ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया, 5 साल की सजा, डिसीजन बता दिया, सेंटेंस दे दिया. ठीक है, या फिर मुजरिम जो है बेगुनाह पाया गया है, उसको रिहा किया गया है इनोसेंस के फॉर्म में, मतलब ही हैज बीन कन्विक्टेड इनोसेंट. समझ में आया. सो इन दैट केस जो जज का डिसीजन होता है उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन, डिसीजन ऑफ सेंटेंस इम्पोज्ड बाय अ जज. एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट यू अंडरस्टैंड, एफिडेविट करवाना, नाम का एफिडेविट करवाना. फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका जो वोटर आईडी है उसमें गलती से नाम गलत छप गया, मान लो दिव्या का स्पेलिंग की जगह ये स्पेलिंग छप गया, डबल ए आ गया, तो आप एक एफिडेविट निकलवाते हो न्यूज़पेपर में कि दिव्या अग्रवाल यानी DIVYA और ये जो वोटर आईडी में दिव्या है, ये दोनों एक ही सेम पर्सन है, दैट इज कॉल्ड एफिडेविट करवाना. तो न्यूज़पेपर में उसको आप पब्लिश करवाते हो कि ये जो इंसान वोटर आईडी में है और ये जो नाम इसमें लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है. ठीक है, सो इट इज अ रिटन स्टेटमेंट जो कि साइन, तो उसके लिए एफिडेविट लेना पड़ता है. तो वो एफिडेविट कैसे होता है, ये एक लेटर बनाया जाता है, एक आपका फॉर्म आता है एफिडेविट का. ठीक है, उसको साइन करवाना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर या नोटरी पब्लिक और एन ओथ कमिश्नर. ठीक है, विच इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. फिर उसको पेपर में दे देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एफिडेविट. कभी करवाया एफिडेविट अपने नाम का, बहुत जन करवाते, ऐसे नेम चेंज करवा रहे, जैसे मान लो मुझे अपना नेम चेंज करवाना है तो मैं एक एफिडेविट करवाऊंगी. मान लो मुझे अपना नेम दिया करवाना है तो मैं लिखवाऊंगी दिव्या एंड दिया आर द सेम पर्सन, है ना. तो इससे क्या होगा, मेरे जितने भी पहले पुराने लीगल डॉक्यूमेंट्स में दिव्या नाम है बट उसको माना जाएगा कि हाँ वो दिया ही नाम है, दोनों सेम एक ही इंसान है ना, ताकि कोई फ्यूचर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो. इसीलिए तो इसके लिए एफिडेविट करवाना पड़ता है. एफिडेविट या तो आप क्या कर सकते हो, कोई जुडिशियल ऑफिसर से साइन करवा लो उसमें, या नोटरी पब्लिक होता है, ठीक है, या ओथ कमिश्नर. ऐसे बोलते हैं ना, आई स्वेयर दैट दिस बाय दिस, तो वही क्लियर है. अफर्मेशन क्या होता है, अफर्म करना मतलब वही ओथ लेना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा. तो जो भी मुजरिम होते हैं जब वो कोर्ट के कटघरे में खड़े होते हैं उन्हें अफर्म करवाया जाता है, तो वही चीज बोल रहा है, डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी ट्रू. क्लियर.
एजेंडा, और ये रिलीजियस के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि उन्हें गीता में हाथ रखवा के बुलवाया जाता है। एजेंडा का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कोई भी बिजनेस में मीटिंग होता है ना, तो आज ऐसे नहीं कि आज मीटिंग अनाउंस की और आज ही मीटिंग हो गया। मीटिंग का नोटिस जाता है 14 दिन पहले, और नोटिस के संग एजेंडा देना पड़ता है। यानी कि ये जो 14 दिन बाद मीटिंग होगा ना बिजनेस का, इस मीटिंग में किस विषय में मीटिंग होगा, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड हैज टू बी मेंशन्ड इन द एजेंडा। सो एजेंडा इज नथिंग बट द लिस्ट ऑफ द आइटम्स व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांजैक्टेड ऑन द डे ऑफ द मीटिंग। एजेंडा के पास लिखो लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम to be transacted on the day of meeting, list of items to be transacted on the day of meeting, इसको एजेंडा बोला जाता है। ठीक है, एजेंट कौन होता है आप समझ गए, और एजेंडा लिख लो किसके संग देना पड़ता है, नोटिस, हैज टू बी गिवन विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। हैज टू बी गिवन विद द नोटिस ऑफ द मीटिंग। अब जैसे मीटिंग में आप शेयर होल्डर्स को बुला रहे हो, डायरेक्टर्स को बुला रहे हो, किसी के फैमिली मेंबर को बुला रहे हो, तो नोटिस देना पड़ेगा ना कि मीटिंग कहाँ पे है, कब है, मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होगा। इसीलिए पहले से आप बता दो ताकि उन लोग तैयार होकर आए कि जो मीटिंग में होगा हम लोग को इस बारे में वोट करना है, तो हमारा ओपिनियन क्या रहेगा एंड किस लिए हम लोग ये ओपिनियन ले रहे हैं। ठीक है, वोटिंग होता है ना मीटिंग में। एजेंट कौन होता है, एजेंट एक बिचौलिया हो गया जो प्रिंसिपल के बीच में एक्ट करता है। इट इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जैसे मैंने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया, सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया, वो मेरे बिहाफ में सब काम कर दे रहे हैं, पेटी वर्क्स कर दे रहे हैं, इट इज कॉल्ड एजेंट। जैसे शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर आर द एजेंट, जो शेयर खरीदते हैं और जो शेयर बेचते हैं दोनों के बीच में एजेंट क्या है, इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है, कड़ी की तरह एक्ट करता है। ही इज अ फाइनेंशियल एजेंट, ब्रोकर, उसके बदले में वो कमीशन लेता है। वैसे ही कितनी बार क्या होता है, जैसे मान लो आपको घर खरीदना है, ठीक है, तो हम लोग बुलाते हैं ना ब्रोकर को, बुला लो हमें घर दिखाएगा, तो वो क्या प्रोस्पेक्टिव बायर और सेलर को मिलाता है, दैट इज कॉल्ड एन एजेंट। उसके बदले में वो कमीशन चार्ज करता है। आपको मान लो कोई नई गाड़ी खरीदनी है तो भी आप एक एजेंट हायर कर सकते हो। वो एजेंट का काम क्या रहेगा, आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ कार दिखाएगा, अलग अलग शॉप्स में ले जाएगा, तो उसके लिए कमीशन लेगा, दैट इज कॉल्ड। इवन मैरिज एजेंट्स भी होते हैं जो मैरिज करवाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज एजेंट, उसके बदले में दे चार्ज कमीशन। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, है ना, किसी के ऊपर कुछ बोलना, समझ में, एलिगेशन सेइंग समथिंग व्हिच इज ट्रू, किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, बोलना, या इसके क्रीम की वजह से मेरे चेहरे में ऐसे ऐसे जल गया था, तो किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, असर्शन करना, डिक्लेयर करना, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन। एंड दैट एलिगेशन you are assuming the person who makes the allegation is of the opinion कि that allegation which he is making is true। अलॉटमेंट क्या होता है, शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, यू नो। अभी जैसे जोमेटो ने कुछ ही दिन पहले आईपीओ लेकर आया था, तो जोमेटो ने अलॉटमेंट किया, एप्लीकेशन फ्लोट करता है, पहले हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, फिर वो अलॉट करते हैं, कंपनी अलॉट करते हैं ना शेयर्स को ना प्रोराटा बेसिस, सो दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। क्लियर है, प्राइसेस पे। अमलगमेशन क्या होता है, मान लो दो कंपनीज है, ए लिमिटेड एक इंडिविजुअल कंपनी है, बी लिमिटेड एक इंडिविजुअल कंपनी है, दोनों मर्ज हो गया और एक नया कंपनी खुल गया एबी लिमिटेड, तो जो नया कंपनी बना एबी लिमिटेड दैट इज एन अमलगमेटेड कंपनी। सो व्हेन टू कंपनीज आर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर, ठीक है, क्यों हैंड ज्वाइन किया, मे बी दे आर एंजॉयिंग द सिनर्जी, कुछ एनर्जी फ्लो हो रहा है, कोई फायदा है, तभी इन्होंने हैंड्स ज्वाइन किया है, दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी ने अमलगमेट किया है, ठीक है। एडीआर क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। अभी ध्यान से सुनना, अमेरिका में जीडीआर होता है, इंडिया में आईडीआर होता है, और अमेरिका में एडीआर होता है। जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। अब होता क्या है, ये उन लोगों के लिए एडीआर जिन लोग अमेरिका के बाहर रहते हैं, who are non-resident Americans, they want to trade in the shares of the stock exchange of the American stock market। मान लो एक इंडियन बंदे को अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, तो अमेरिकन कंपनीज का वो क्या खरीद लेगा, एडी। अमेरिकन कंपनीज एडीआर इशू करता है विच इज इक्विवेलेंट टू द शेयर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। और ये एडीआर कहां पे ट्रेड होगा, खाली अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं। तो एडीआर में कौन इन्वेस्ट करता है, जनरली वो बंदे जो अमेरिका के बाहर है, वो लोग एडीआर खरीदते हैं, जिनको ट्रेड करना है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में, वो लोग एडीआर खरीदते हैं, फिर एडीआर में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन ये कहां पे खाली ट्रेड होगा, कहां पे लिस्टेड है, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में। वैसे ही इंडियन कंपनीज फॉरेनर्स के लिए क्या इशू करता है, आईडीआर। जैसे अमेरिका हमारे लिए एडीआर इशू करता है, हम फॉरेनर्स के लिए क्या इशू करते हैं, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। ये खाली इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। वैसे ही दूसरी कंट्रीज के कंपनीज जो होती है वो क्या इशू करती है, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। So if you want to acquire a stake in a foreign company, you want to trade in the shares of the foreign company, ठीक है, you can purchase ADR और GDR।
अगर आपको अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आप एडीआर खरीद सकते हो। आप कौन हो? अमेरिका के बाहर के बंदे। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी विच इज इशूड बाई American companies. ADR is nothing but a kind of security share which is issued by the foreign American company in which the foreigners मतलब जो अमेरिका के दूसरे बाहर हो गए, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फॉरेनर है उन लोग खरीद कर ट्रेड कर सकते हैं एडीआर में, एंड दे विल बी ओनली ट्रेडेड इन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो वहां लिख लो एडीआर कैन बी ट्रेडेड only in US stock exchange. यूएस मतलब यूएसए। फिर वहीं पे लिख लो सिमिलरली इंडिया क्या इशू करते हैं? आईडीआर। सिमिलरली इंडिया क्या इशू करते हैं? आईडीआर। लिख लो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। हो गया यहां तक? डन टिल हियर। नेक्स्ट अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइज करना मतलब राइट ऑफ करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप डेप्रिशिएशन राइट ऑफ करते हो ना फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड एसेट 5 लाख का आया, 10 साल स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या करोगे? कितना? 5 लाख बाई 10 ईयर्स। राइट ऑफ करते हो ना हर साल, हर साल कितना राइट ऑफ करोगे? 50,000 राइट ऑफ करोगे एवरी ईयर। सो व्हेन यू आर राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट over the useful life of that asset, that is called amortization. For example, मान लो आपने बुक्स में पेटेंट दिखा रखा है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल दिखा रखा है, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इंटेंजिबल, 1 करोड़ का, इसको राइट ऑफ करना है 10 ईयर्स, तो राइट ऑफ कर दो हर साल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हर साल 10-10 लाख रुपए राइट ऑफ कर दो। सो जब भी आप कोई एसेट का वैल्यू को राइट ऑफ करो, कैसे राइट ऑफ करोगे? पीएल अकाउंट डेबिट एंट्री मारोगे, टू पेटेंट, टू ट्रेडमार्क, व्हाटएवर, 10 लाख 10 लाख, तो इसी को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। आप अपने बैलेंस शीट में इसके वैल्यू को गिरा रहे हो, तो पीएल में चार्ज कर दिए, तो अब 1 करोड़ वैल्यू नहीं दिखाएगा, 90 लाख दिखाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर 80 लाख दिखाएगा, फिर 70 राइट ऑफ करोगे 10 साल तक, फिर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और 10 साल में इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ करना। ठीक है, सो इन राइटिंग ऑफ द वैल्यू फॉर द यूजफुल पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ यूजफुल पीरियड ऑफ टाइम, और ये खाली असेट को राइट ऑफ नहीं करना होता, लायबिलिटी को भी राइट ऑफ करना होता है, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, एनुअल रिटर्न क्या होता है? व्हाट इज एनुअल रिटर्न? हर साल। एनुअल रिटर्न का मतलब क्या हो रहा है? एनुअल रिटर्न्स हमें फाइल करना पड़ता है, जैसे शेयर होल्डर्स को फाइल करना पड़ता है। कंपनी जो है अपना बैलेंस शीट और पीएल, इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट हो गया मेरा एनुअल रिटर्न। तो हर एंड पे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, हर एक कंपनी को ये स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट ऑडिटर से साइन करवा के सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, शेयर होल्डर्स को, समझ में आ रहा है, या आउटसाइड पार्टीज को, या स्टॉक एक्सचेंजेस को, ताकि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन वो दिखा सके, उसको बोलते हैं एनुअल रिटर्न। सो एनुअल रिटर्न इज नथिंग, जो डॉक्यूमेंट हर साल कंपनी को फाइल करना पड़ता है आरओसी के संग, रजिस्टर ऑफ कंपनी के संग, डायरेक्टर्स के संग, ऑडिटर्स के संग, फिर उसके बाद आपका शेयर होल्डर्स के संग, ताकि कंपनी का बैलेंस शीट और पीएल का झलक देख सके वो लोग, उसको बोलते हैं फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, एवरी ईयर करना पड़ता है। सो एनुअल रिटर्न इज नथिंग बट फाइलिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएल। बीओए मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एनुअल रिटर्न के पास लिख लो बैलेंस शीट और पीएल एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर फाइल करना पड़ता है। अब एनवीटी क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल ले लो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप एलआईसी का पॉलिसी ले रखे हो अपने ऊपर, या आपके पापा ने ले रखा है? पूछो पापा से जाके, एवरी ईयर वो आपके नाम पे प्रीमियम देते होंगे एवरी ईयर। मान लो 1 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं हर साल, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो जो रेगुलर सम का पेमेंट हो रहा है एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसको एनवीटी बोलते हैं। The regular sum of payment which you are making at the fixed interval of time, that is called as annuity. हर साल 1-1 लाख का पेमेंट, फिक्स्ड पेमेंट, that is called annuity. अब एनवीटी के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, एनवीटी को हम लोग पता है परपेचुअल एनवीटी कब बोलते हैं? जब ये पेमेंट चलेगा लाइफ टाइम, कुछ टाइम मेंशन नहीं है। कुछ एनवीटी खत्म हो रहा है, बोल रहा है 10 साल तक पेमेंट करना है, बट कुछ बोला पेमेंट करते जाना है, अनसर्टेन है। So when the number of years are uncertain till how long the payment will continue, that is called perpetuity. तो वहां लिखो एनवीटी के नीचे परपेचुइटी। प्लीज राइट डाउन देयर परपेचुअल एनविटी। एनविटी के नीचे आप एक वर्ड लिखोगे परपेचुअल एनविटी, ठीक है, और परपेचुअल एनविटी का फॉर्मूला लिखोगे ए बाई आई। राइट डाउन द फॉर्मूला ए बाई आई। ए बाई आई शायद मैथ्स में एलआर में आपने किया होगा, ए बाई आई। फिर वहां पे लिखो व्हेन पेमेंट ऑफ एनविटी कंटिन्यूज फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम।
when payment of annuity continues for an indefinite period of time, when a payment of annuity continues till indefinite period of time, बहुत लंबे समय तक चलता है, उसको बोलते हैं परपेचुइटी। ठीक है। नो व्हाट इज अपील? अपील फाइल करना मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, मान लो कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर है ना, जैसे एक कंपनी है, कंपनी का भी एक कोर्ट ऑफ लॉ होता है। हैव यू हर्ड अबाउट सीएलबी, कंपनी लॉ बोर्ड? तो कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, एक शेयर होल्डर ने कंपनी पे इल्जाम लगाया कि उसे डिविडेंड नहीं मिला, तो शेयर होल्डर डायरेक्टली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा, सीएलबी के पास जाएगा, कंपनी लॉ बोर्ड। अब मान लो कंपनी लॉ बोर्ड ने उसका अपील को ठीक से नहीं देखा, बोला नहीं ये जो बोल रहा है ना कंपनी, शेयर होल्डर बेकार बोल रहा है, कंपनी सही है, तो शेयर होल्डर इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय द कंपनी लॉ बोर्ड, नॉट सेटिस्फाइड, तो कंपनी लॉ बोर्ड के ऊपर भी एक फोरम है, कंपनी लॉ बोर्ड के ऊपर भी वो क्लास लगा सकता है, कंप्लेन लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड एनसीएलटी। तो वो चल जाएगा एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। उसके ऊपर फिर बैठा है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से क्या है ना, जब एक अथॉरिटी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर हायर अथॉरिटी आप जिसके पास जा सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड फाइलिंग एन अपील। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। अब जैसे सीएलबी के अगेंस्ट फर्स्ट अपील आपने एनसीएलटी में किया, फिर एनसीएलटी के अगेंस्ट सेकंड अपील आपने सुप्रीम कोर्ट ने किया, सो इसको बोलते हैं अपील, वेयर करेक्टनेस ऑफ डिसीजन, ठीक है, इस क्वेश्चन इन अ हायर कोर्ट। समझ में आ रहा है? तो मैंने सीएलबी के अगेंस्ट इसके डिसीजन, इसके जजमेंट के अगेंस्ट क्वेश्चन किया, कहां पे? इसके हायर अथॉरिटी में, एनसीएलटी में फाइल करके। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नाउ व्हाट इज अपीयरेंस? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? कोर्ट में आना। ठीक है, यानी कि क्या होता है, देखो जब डिफेंडेंट को बुलाया जाता है सिविल केसेस में, तो क्या बोल रहा है कि वो अपीयर कर रहा है इन पर्सन। ठीक है, अब कितनी बार उन लोग लॉयर का सहारा लेते हैं, लॉयर आकर उसके बिहाफ में लड़ाई कर रहा है, तो कोई भी पर्सन जो अपीयर कर रहा है कॉन्विक्ट के बिहाफ में, ठीक है, अक्यूज के बिहाफ में, उसको बोलते हैं अपीयरेंस। व्हेन डिफेंडेंट इन अ सिविल केस फाइल्स एन अपीयरेंस, द पर्सन इज सबमिटिंग टू द कोर्ट्स जुरिसडिक्शन। समझ में आया? All court notices and calendars will be mailed to the addresses listed on the form. पावर ऑफ अटर्नी दे देना कि ये बंदा मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरा केस लड़ेगा, मैं कुछ नहीं जानता लॉ के बारे में। होता है ना, आप लोग रखते हो। अब अपीलेंट कौन हुआ? द पार्टी अपीलिंग द डिसीजन ऑफ द जजमेंट टू अ हायर कोर्ट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला ना, शेयर होल्डर एग्रीव था कंपनी के डिसीजन से, तो शेयर होल्डर ने तो कंप्लेन फाइल किया सीएलबी के अगेंस्ट, कहां पे? हायर अथॉरिटी में, तो वो अपीलेंट हो गया। नॉट इज आर्बिट्राज। इसका क्लासिक एग्जांपल है गोल्ड। जैसे क्या होता है ना, दुबई कभी गए हो? दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता मिलता है, तो लोग दुबई जाकर गोल्ड खरीदते हैं कम दाम में और इंडिया में हायर प्राइस में बेच देते हैं, तो इनसे उनको मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। सो ये जो प्रॉफिट वो कमा रहे डिफरेंस इन प्राइसेस ऑफ द असेट्स की वजह से, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ स्टॉक इन टू मार्केट, जैसे सिक्योरिटी में होता है, हम लोग एक मार्केट से खरीदे दूसरे मार्केट में बेच दिए, कम दाम में खरीदे हायर दाम में बेच दिए, ठीक है, या हायर दाम में बेचे कम दाम में खरीद लिए, सो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ असेट इनटू डिफरेंट कंट्री और इनटू डिफरेंट स्टॉक मार्केट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। जैसे मैंने बीएससी से खरीदा, एनएससी में बेच दिया, स्टॉक का दाम कम में खरीदा, ज्यादा जब भाव बढ़ गया तब बेच दिया। समझ में आया? सो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्राज। नॉट इज आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब हुआ डिस्प्यूट को सेटल करना दो पार्टीज के बीच में। यहां पे क्या होता है, एक आर्बिट्रेटर को बुलाया जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता, क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग है, कोर्ट कितने जन को देखेगा, तो बेटर है एक बिचौलिया को अपॉइंट कर लो, निष्पक्ष आदमी को, उसको बैठाओ, उसको अपना व्यू पॉइंट बताओ, ये अपना व्यू पॉइंट बताएगा जिसके दोनों बीच में झगड़ा चल रहा है, फिर जो आर्बिट्रर बोलेगा ना वो म्यूचुअल कॉन्सेंट देगा, फिर दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा देगा। तो ये जो म्यूचुअल रेजोल्यूशन हुआ, म्यूचुअल अग्रीमेंट हुआ, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हुआ दो पार्टी के बीच में with the help of an arbiter, third party who will be an impartial judge, that is called arbitration. So मतलब खुद से ही कर लिया, कोर्ट में जाने का दरकार नहीं, that is called quasi judicial, खुद से बुलाया, ठीक है। dispute between two parties is resolved by mutual consent to an arbitrator whose decision is binding, फिर आर्बिट्रर जो बोलेगा मानना पड़ेगा। अब जैसे घर में भाई बहन के बीच में मम्मी पापा को बैठाते हो बुलाकर, फिर मम्मी पापा ने जो बोल दिया वो डिसीजन बाइंडिंग, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। अरेस्ट करना मतलब आपको पता है, जब पुलिस आपको अरेस्ट कर उठाकर जेल में ले जाता है, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट इन चार्ज ऑफ सम क्राइम। तो आप जब कस्टडी में आ जाते हो पुलिस के विद अ क्राइम बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन यू, दैट इज कॉल्ड अरेस्ट। एसेट क्या होता है? एक ऐसा सामान whose benefit is expected to flow in future period of time, है ना, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग रन में,
एसेट कैन बी टेंजिबल, कैन बी इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया, मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा। इनटेंजिबल एसेट गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। फाइनेंशियल एसेट हो गया, कैश हो गया। फिजिकल एसेट लैंड, बिल्डिंग। तो अब आपको नहीं लगता मतलब एसेट लायबिलिटी बताना आप ही का तौहीन होगा? एसेट लायबिलिटी मैं आपको समझाऊंगी। एसेट टर्नओवर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखो एसेट टर्नओवर का। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट। फॉर्मूला लिखो, इसके ऊपर सम्स भी आता है, सेल्स बाय एसेट। ठीक है, मतलब आपका टर्नओवर कंपनी का कितने बार आपके एसेट्स को कवर कर ले रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला आपकी कंपनी का टर्नओवर 500 लाख है और आपका कंपनी का एसेट 100 लाख है, तो बताओ एसेट टर्नओवर रेशियो कितना हुआ? कंपनी का सेल, एनुअल सेल 500 लाख है और एसेट 100 लाख है। कम ऑन टेल मी, एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल के दो, एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल के दो। चलो 500 बाई 100, 5:1 है ना। यानी आपकी कंपनी का सेल 5 टाइम्स आपके एसेट का, दैट इज कॉल्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, असेट्स बोल रहा है, अभी असेट बताया फिर असेट्स, सिंगुलर प्लूरल पढ़ा रहा है आपको। ठीक है, जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है पता है हमें। असाइनमेंट क्या होता है? किसी को राइट दे देना, किसी को ट्रांसफर कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अपना प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दिया, यानी मेरे प्रॉपर्टी का नाम मैंने असाइन कर दिया किसी और के नाम पे साइन कर कर, सो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। ठीक है, राइट को ट्रांसफर कर देना, टाइटल इन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो इसके लिए आपको लीगल दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, है ना। ऑब्वियस बात है, आपको पेपर्स में साइन करने पड़ेंगे तब उसके नाम पे ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, इसका फुल फॉर्म है, ये आप ये मत समझना कोई वर्ड है, एसोसियम इज नॉट अ वर्ड। इसका फुल फॉर्म है ASS का मतलब एसोसिएटेड, C का मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये क्या है, इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है। जैसे अलग अलग बॉडीज होता है, RBI है, कमर्शियल बैंक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, सेबी है, वैसे ये भी एक बॉडी है एसोसिएटेड। जैसे आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बोर्ड है, वैसे ही चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सुना होगा आपने, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बहुत बार इसका फुल फॉर्म आता है एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो ट्रेड को गवर्न करता है। अश्योरेंस का मतलब कि आपको अश्योरेंस दे देना। फॉर एग्जांपल आप LIC पॉलिसी क्यों लेते हो? क्योंकि आपको एक अश्योरेंस है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे जो भी डिपेंडेंट्स है उनको मेरा पॉलिसी का वैल्यू मिल जाएगा। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या दे रहा है? एक अश्योरेंस दे रहा है किसको? इंश्योर्ड को, जिसके नाम पे इंश्योरेंस लिया है, टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट द लॉस व्हेनेवर इट ऑकर्स, सो दैट इज एन अश्योरेंस बीइंग गिवन, है ना। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस टू कवर लॉस विद द कॉन्टिजेंसी, जैसे फायर इंश्योरेंस लेते हैं, लाइटनिंग इंश्योरेंस, अगर आग लग गई तो कंपनी ने इंश्योर किया है, अश्योरेंस दिया इंश्योरेंस कंपनी ने कि आग से जो भी नुकसान होगा वो भुगतेंगे, वो भुगताएंगे, कंपनी को नहीं बियर करना होगा। अब अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस पॉलिसीज आते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, है ना। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इवेंट लाइक डेथ। अटैचमेंट मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना प्रॉपर्टी अटैच कर दिया, मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने बोला अपना प्रॉपर्टी अटैच कर दो, इन इवेंट यू डोंट पे माई प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट आई एम गोइंग टू सीज योर प्रॉपर्टी। तो मैंने अपना प्रॉपर्टी दे दिया, किसको? हैंड ओवर कर दिया बैंक को, अटैच कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी और असेट, किसी और को दे दिया मैंने, अटैचमेंट। ठीक है, अटेस्ट करना, डॉक्यूमेंट्स को साइन करना, अटेस्टेशन होता है। जैसे अभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, हम लोग उसको अटेस्ट करते हैं, उसमें बोला है ना अटेस्ट करवाना है उसको, तो उसको CA या कोई भी CS से आप अटेस्ट करवाते हो, यानी वेरीफाई करवाते हो, ऑथेंटिकेट करवाते हो कि हाँ ये जितने भी डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन है ये ट्रू एंड करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। एंड अटेस्टेशन प्रोसेस इज बीइंग डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑनर। कोई ऐसे नहीं कोई आप किसी से भी ऐसे राह चलते आदमी से अटेस्टेशन करवा लोगे। अलग अलग पॉलिसी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है अटेस्टेशन का। कहीं पे बोलता है नहीं ये अटेस्टेशन जो है नोटरी पब्लिक से होना चाहिए, कोई बोलता है गवर्नमेंट का अटेस्टेशन होना चाहिए, कोई बोलता है आपके प्रिंसिपल का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। जैसे एफिडेविट के फॉर्म को मैंने बोला अटेस्ट करवाना पड़ता है ना, तो वही है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया अपने भाई को, यानी मेरा सारा डिसीजन अब कौन ले सकता है? भाई। जहां पे मेरे साइन का रिक्वायरमेंट है वहां भाई भी साइन करेगा तो चलेगा, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, सो लीगली इंपॉर्टेंट, दूसरे जन को अपना सारा पावर दे दिया, यानी जहां पे मेरा साइन का दरकार है अगर वो सामने वाला भी करेगा तो ये वैलिड है। अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड मतलब वही जिसका नाम मैंने लिख दिया अटॉर्नी में, पावर ऑफ अटॉर्नी में, कि ये बंदा जो है ये देखेगा मेरा काम। ऑक्शन मतलब आपको पता है बिडिंग करवाना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग बेचना है, एक मॉल लगा हुआ, पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा है, सब बोली लगा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख बिड्स लगता है, जो सबसे हाईएस्ट बिड आता है वो कंफर्म हो जाता है।
बिड फाइनल हो जाता है, फिर बोला ऐसे बोली लगाया जाता है, बिड 1 फाइनल, फाइनल फाइनल 3 बार बोली लगाया जाता है। कोई नया बिड नहीं आ जाता है तो उसको कंफर्म कर दिया जाता है, ऐसे एक लोड ही रहता है, वो ऐसे उसको पटकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है, यानी कंफर्म हो गया, बिड इज फाइनल। तो ये हो गया ऑक्शन सेल, ठीक है, जहां पे गुड्स को दिया जाता है हैमर के फॉल से हाईएस्ट बिडर को, जो सबसे हाईएस्ट बोली लगाता है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है बाय द फॉल ऑफ अ हैमर, ऑर्डर ऑर्डर वाला हैमर, ठीक है। आजकल हैमर केक भी बहुत ट्रेंडिंग में, लोग आजकल हैमर केक में हैमर मार मार के खा रहे हैं। ओके, ऑडिट क्या होता है? यू नो व्हाट इज ऑडिट? इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑडिट। ऑडिट, ध्यान रखना, हर एक कंपनी को, हर एक कंपनी, माइंड यू, हर एक कंपनी को एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाना पड़ता है। किससे? एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्टैट ऑडिट कैन ओनली बी डन बाय अ सीए इन प्रैक्टिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। वो क्या करता है? ऑडिट करना मतलब, ऑडिट करना मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी टू कलेक्ट ओपिनियन एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ऑडिटर ये देखता है कि कंपनी का जो मैनेजर है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसने पीएल बैलेंस शीट बनाया बट करेक्ट तो बनाया है, ऐसा तो नहीं है विंडो ड्रेसिंग कर दिया, झूठ मूठ का प्रॉफिट दिखा दिया, शोल्डर का पैसा लेके खुद पार्टी कर रहे हैं और झूठ मूठ का बना दिया। तो ऑडिटर पूरा इस चीज का क्या करता है? साल भर ऑडिट करता है, एविडेंसेस इकट्ठा करता है कि जो भी बैलेंस शीट और पीएल में लिखा हुआ है वो सही तो है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ऑडिटर। तो ऑडिटर रिपोर्ट देता है अलग अलग टाइप का, 4 टाइप का ऑडिट रिपोर्ट होता है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम सही है तो ऑडिटर क्लियर ऑडिट रिपोर्ट देता है, मतलब हाँ ऑडिटर ने साइन कर दिया, टेस्ट कर दिया, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम क्लीन है, कुछ भी इसमें गलती नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ी पाया जाता है थोड़ा सा, तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देता है। भयानक वाला गड़बड़ी पाया जाता है तो एडवर्स दे देता है, एडवर्स दे देगा तो कंपनी में ताला ही लगना है। और डिस्क्लेमर तो सबसे ज्यादा खतरनाक, डिस्क्लेमर ऑडिटर कब देता है? जब मैनेजमेंट ने ऑडिटर को ऑडिट ही नहीं करने दिया, पक्का लग रहा है कुछ झोल झाल है, कंपनी ही नहीं बना रखा है, घर में ही सारा शेयरहोल्डर का पैसा लेकर पार्टी कर रहा है, कंपनी में ताला लगने वाला है। ऑडिटर को क्यों छुपा रहा है ऑडिटर से? ऑडिटर को क्यों ऑडिट नहीं करने दे रहा है? ऑडिटर को क्यों कंपनी में आने से मना कर रहा है? क्यों बुक्स अकाउंट में ताला लगा दिया, बोल रहा है चाबी खो गया? तो ऑडिटर क्या बोल रहा है? मैं ऑडिट ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मैनेजमेंट ऑडिट ही नहीं करने दे रहा है, तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। डिस्क्लेमर देना मतलब सबसे खतरनाक, ऑडिटर हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी। सो ऑडिटर के बेसिस पे तो शेयर होल्डर्स रिलाई करते हैं, ऑडिट शेयर होल्डर वेट करते हैं, शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, किस पे रिलाई करें? मैनेजमेंट पे नहीं रिलाई कर सकते, मैनेजमेंट कुछ भी कर सकता है, पैसा खा के भाग सकता है विजय माल्या की तरह, चंदा कोचर की तरह। तो ऑडिट रिपोर्ट पे वो रिलाई करते हैं, क्योंकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, इम्पार्शियल एग्जामिनेशन करता है, साल भर ऑडिटिंग करता है, एविडेंसेस इकट्ठा करता है, और तब जाकर लास्ट में ईयर एंड में बैलेंस शीट और पीएल में अपना ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देता है कि बैलेंस शीट और पीएल सही है कि गलत है। दैट इज कॉल्ड ऑडिट। सो ऑडिट हर एक कंपनी को करवाना मैंडेटरी है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द शेयर होल्डर, which means पीएल और बैलेंस शीट का ओवरव्यू करवाना। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ अ कंपनी, whereby the auditor expresses his opinion done by an auditor whether the financial statement shows a true and fair view or not। क्या क्या देखता है? whether financial statement, FS मतलब financial statement are showing true and fair view or not। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इसको बोलते हैं ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? चार टाइप का ऑडिट रिपोर्ट लिख लो फटाफट, दिस कंप्लीट्स योर ऑडिट। और ऑडिट कौन करता कौन है? लिख लो, सीए इन प्रैक्टिस, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कैन डू द स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, लिख लो फटाफट। ये सबसे बेस्ट होता है, ये थोड़ा खराब, ये तो भयानक खराब, और ये तो एकदम ही खराब। क्लियर ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एडवर्स और डिस्क्लेमर। बैड डेट क्या होता है ये मुझे बताना पड़ेगा। जब कोई आपका डेटर है, आपसे क्रेडिट में गुड्स खरीदा था लेकिन पैसा नहीं चुका पा रहे, तो आपके उसके अकाउंट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा। वो बोल रहा है फुक्कड़ हो गया, पैसा ही नहीं है, तो आप उसकी बुक्स को राइट ऑफ करोगे ना, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका अकाउंट को राइट ऑफ करोगे, एंट्री मारोगे, बैड डेट टू पीएल, लॉस समझ लोगे उसको।
लॉस मान लोगे, पीएल टू बैड डेट एंट्री मारोगे, सॉरी पीएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, है ना, पीएल डेटर्स को हटा दोगे अपने बुक से, पीएल टू डेटर कर लो डायरेक्टली, क्लियर है, या तो पहले आप बैड डेट टू डेटर करो, फिर उसके बाद पीएल टू बैड डेट करो, या डायरेक्टली पीएल टू डेटर कर लो, समझ में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट, राइट ऑफ करना है। बेल क्या होता है, बेल इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड, जो आप पैसा दे रहे हो कोर्ट में टेम्पररी किसी को छुड़वाने के लिए जेल से, यू नो व्हाट इज बेल, ठीक है, ताकि डिफेंडेंट को आप जेल से छुड़वा सको, टेम्पररी रिलीज करवा रहे हो, बेल करवा रहे हो, बेल सुना है ना बहुत बार, उसके लिए पैसा देने पड़ता है। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कंपनी के असेट और लायबिलिटी का पोजीशन शो करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, नेटवर्थ बोले तो टोटल असेट माइनस लायबिलिटी कितना है कंपनी का, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस कितना है, लायबिलिटी साइड में दिया रहता है, करंट लायबिलिटी कितना है, लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है, और उस साइड फिक्स्ड एसेट कितना है, करंट एसेट कितना है, तो ये हो गया मेरा बैलेंस शीट। पहले हम लोग उसको वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते थे, अभी हम लोग सब कुछ हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या होता है, जिसमें आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, पैसा उठा सकते हो, तो बैंक अकाउंट क्या है मैं नहीं समझा सकती, ये आप अपने आप पढ़ लेना, पेमेंट कर सकते हो बैंक से, चेक कर सकते हो। बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक, लिख लो, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई, ये मैंने पढ़ाया है सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स में, बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल बैंक। तो अगर बैंक रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक आपको कम लोन देगा, क्योंकि बैंक रेट महंगा हो गया ना, अब लोन आप लोग भी कम लेना चाहोगे, बैंक रेट बढ़ेगा, बैंक रेट कम रखेगा तो लोन ज्यादा लेना चाहोगे, ठीक है, तो लिख लो बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI rediscounts the bills of exchange of commercial bank, which changes from time to time. Like current अभी 5.25, 6.25 ऐसे keeps on fluctuating. 4 to 6% के बीच में चलता रहता है बैंक रेट। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट आपको पता है पासबुक, आपको जो पासबुक है, ठीक है, सो इट्स अ लूज स्टेटमेंट जिसमें आपके ईयर एंड में या महीने की महीने आपका पूरा स्टेटमेंट रहेगा, आपका कितना विड्रॉ हुआ है पैसा, कितना जमा है, क्रेडिट डेबिट एंट्रीज रहेंगे, ठीक है। बैंकरप्सी क्या होता है, फुक्कड़ हो जाना, जब आपका लायबिलिटी ज्यादा होगी आपके एसेट से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट हो जाना, आपका एसेट ज्यादा नहीं, आपका लायबिलिटी ज्यादा हो गया है, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। बुक वैल्यू क्या होता है, बैलेंस शीट में आपने फिक्स्ड एसेट को दिखा रखा है 1 CR, बट आप इसको बेचने जाओगे पता है आपको इसका रिलायजेबल वैल्यू 1 लाख भी मिलने वाला नहीं है, तो बुक में दिखा रखा है 100 लाख, 1 करोड़ मतलब 100 लाख, और इसका रिलायजेबल वैल्यू है 1 लाख, तो बुक वैल्यू वो हुआ जो आपने बुक्स में दिखा रखा है। Sometimes book value cannot show you the real value, ठीक है, it may be higher value which you have shown to create a false impression. So book value is the value which is appearing in your books of account in your balance sheet. It may be different from the market value. जैसे मैंने बोला book value 1 CR है बट इसका market value 1 लाख है, मार्केट में बेचने जाओगे तो 1 करोड़ नहीं मिलना है, 1 लाख मिलने वाला है, आपने जबरदस्ती उसको ज्यादा दिखा रखा अपने बैलेंस शीट में, तो जो वैल्यू आप बैलेंस शीट में दिखा के रखते हो उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट जो एंट्री मारते हो, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दी ट्रांजैक्शन। बाउंस चेक आपको पता है, जब आपने मान लो आपने बोला, आपके पास एक आदमी आया बोला कि भाई साहब मेरे को हेल्प कर दो, तो बोला ठीक है जाओ 5 लाख का चेक काट के दे दिया, बोला जाओ मेरे अकाउंट से 5 लाख का चेक ले लो, पैसा ले लो, जाओ, जाकर गया बैंक वाला एक थप्पड़ घुमा के मारा, बोला 5 लाख इसके बैंक अकाउंट में 5 रुपया नहीं है, 5 लाख रुपया मांगते हो, तो चेक पर ऐसे कैंसिल करके एक स्टैंप लगा दिया इनसफिशिएंट फंड्स का, इनसफिशिएंट फंड्स का थप्पा लगा दिया, यानी चेक बाउंस हो गया, चेक पास नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में रुपया ही नहीं था, ठीक है। सो बाउंस चेक मतलब वो व्हेन अ नॉर्मल चेक इज बीइंग रिफ्यूज्ड टू पे, व्हाई, क्यों, या तो अकाउंट में पैसा नहीं था या कोई मिसमैच हो गया, ठीक है, कोई भी रीजंस की वजह से, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स के कारण ज्यादा होता है और जो गुडविल को भी अफेक्ट करता है, इससे आपका गुडविल भी खराब हो जाता है, बैंक में पैसा नहीं और साइन कर दिया चेक। ब्रेक इवन पॉइंट TR इक्वल टू TC, जहां पे रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल होता है, जिसको हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन, जितना आपने रेवेन्यू है उतना ही आपका कॉस्ट है, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, है ना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। TR इक्वल टू TC, नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। बाई सेल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, बाई सेल का मतलब क्या हुआ, इट्स एन एग्रीमेंट जो कि इस टाइप का एग्रीमेंट है जहां पर एक जन खरीदना चाह रहा है दूसरा जन बेचना चाह रहा है, इट इज कॉल्ड बाई सेल। Designed to address situation in which one or more of the entrepreneurs want to sell their interest in the venture, ठीक है, उनको बेचना अपना इंटरेस्ट, दूसरा जन खरीद रहा है एक जन बेच रहा है, इट्स वेरी सिंपल, बाई सेल। कॉल ऑप्शन क्या होता है, राइट टू बाई, 2 ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन,
आपके बुक्स में अच्छे से समझाया नहीं है। कॉल के ऊपर आप लिखो राइट टू बाई द शेयर्स, ये अपने एम्प्लॉइज को देता है कंपनी, राइट टू बाई द शेयर्स एट अ predetermined price for specified period of time, for specified period of time. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरा एक कंपनी है, मैंने अपने एम्प्लॉइज को एक राइट दे दिया, बोला कि जैसे मान लो दो स्टाफ थे मेरे, ठीक है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दो स्टाफ थे डीए लिमिटेड के। तो मैंने बोला मिस्टर एक्स और वाई को कि आपके पास मेरे लिए एक ऑप्शन है, आप मेरे कंपनी का शेयर्स खरीद सकते हो, कंपनी का मार्केट प्राइस 110 है, लेकिन आप लोग क्योंकि इंप्लॉय हो मैंने आपके लिए ऑप्शन निकाला है कि आप मेरा शेयर को 80 रुपए में खरीद सकते हो, लेकिन ये राइट वैलिड है सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर आप ये खरीद लेना, खरीदना है तो ये क्या जरूरी है इंप्लॉय को खरीदना पड़ेगा? नहीं, उनका डिसीजन, उनको खरीदना है कि नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज एन राइट विच यू हैव गिवन टू योर एम्प्लॉय, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। Call option is not an obligation. It's not an obligation. Never. It's a right which you have offered. It's not an obligation. कोई कंपल्शन नहीं उन्हें खरीदना पड़ेगा, आपने एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो मेरे कंपनी का शेयर 80 रुपए में खरीद सकते हो, जबकि मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है 110, तो अगर इंप्लॉय इंटरेस्टेड है तो खरीद सकते। तो कॉल मतलब हुआ कि कंपनी के मालिक ने अपने इंप्लॉइज को एक राइट दिया कि कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। वैसे ही होता है पुट ऑप्शन। पुट इसका उल्टा, जब मैंने ऑप्शन दिया अपने एम्प्लॉइज को, मान लो एम्प्लॉइज के पास हो सकता है मेरे कंपनी का बहुत सारा शेयर है, मैंने बोला कि आप मेरा शेयर मुझे वापस बेच दो, मैं आपको इतना रुपया दूंगी, प्री डिटरमाइंड प्राइस मैंने ऑफर कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड पुट। तो कॉल के पास लिखो राइट टू बाई द शेयर्स, पहले कॉल का डेफिनेशन लिखो राइट टू बाई द शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और वहीं पे लिखो इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। उसी के नीचे लिखो पुट ऑप्शन, पुट, पुट ऑप्शन के पास लिखो राइट टू सेल, जैसे वो राइट टू बाई था, ये राइट टू सेल है, ये राइट टू सेल द शेयर्स है, राइट टू सेल द शेयर, वो राइट टू बाई था, ये राइट टू सेल है, दोनों लिख लो साथ में। तो या हमारे डायरेक्टर्स हुआ या एम्प्लॉयज हुआ, इन लोग को हम लोग ये सब ऑफर देते रहते हैं कंपनी के। कैपिटल क्या हुआ? पूरा पैसा जितना इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल, जितना एंटरप्रेन्योर ने लाया, ओनर ने लाया बिजनेस में, पार्टनर्स ने लाया, सुना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, तो वही जितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए जो होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए, वर्किंग कैपिटल। अब वही चीज देखो वापस दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोला अभी मैंने बोला, फिक्स्ड असेट को खरीदने के लिए जो खर्चा होता है, डे टू डे बिजनेस के को कैरी करने के लिए नहीं, बड़ा बड़ा प्लांट खरीदने के लिए, 1 करोड़ का 2 करोड़ का फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए, लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, ठीक है, जिसका फ्यूचर बेनिफिट 5-6 साल 10 साल तक चलेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। केस क्या होता है? कोई लॉ, कोई कोर्ट में जो केस पेंडिंग चल रहा है उसको केस बोलते हैं, आगे भी पढ़ा है, कोर्ट, लॉ सूट। केस लॉ क्या होता है? अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वेट करे, जैसे भी रिसेंटली अमेजन का और रिलायंस का फ्यूचर डील का लड़ाई चल रहा था, मुकेश अंबानी बोल रहा था फ्यूचर डील के संग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसमें अमेजन बोर्ड नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है, सीसीआई ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, केस का जजमेंट आया, नहीं कर सकता है, केस गॉट कैंसिल्ड, अलाउ नहीं किया केस करना, अलाउ नहीं किया मुकेश अंबानी को फ्यूचर ग्रुप के संग टाई अप करना, बोला एंटी कॉम्पिटिटिव है। तो ये जजमेंट्स आना, कोर्ट का डिसीजन आना, रूलिंग्स आना, उसको बोलते हैं केस लॉ। फिर फर्दर फ्यूचर में कुछ ऐसे कुछ होते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट, तो बोलते हैं वो वाला जजमेंट रेफर करो जो सुप्रीम कोर्ट का आया था, तो इसको बोलते हैं केस लॉ। ऐसे बहुत सारे केस लॉ फेमस है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भर भर के पढ़ा होगा कितने सारे केस लॉस के बारे में। कैश डिस्काउंट आपको पता है, ट्रेड डिस्काउंट के अलावा जो कैश डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिर्फ
कंपनी के कैश रिसीट और कैश आउटफ्लो का बात होता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो आउटफ्लो है। इसका 3 पार्ट है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। लिखना चाहो तो लिख लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 पार्ट होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये खाली इनफ्लो आउटफ्लो बताता है कैश का, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का बात होता है। ठीक है। कॉज लिस्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो कोर्ट को देना है, कोई कोर्ट को डिसीजन लेना है, तो कोर्ट को एक लिस्ट देना पड़ेगा ना, तभी तो वो पढ़कर उन्हें याद आएगा। इतना सारा केसेस का डील हो रहा है, तो पहले ही कोर्ट ऑफ लॉ को एक हिस्ट्री देना पड़ता है, ये केस आज होने वाला डिस्कस, उसका हाईलाइट्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉज लिस्ट। सो बेसिकली cause list contains information like bench, courtroom number and position of the matter. Cause list is issued by the registrar of the matter, registry of the matter to be heard by the court on any day. कोर्ट को जिसके बारे में सुनवाई करनी है, ठीक है। तो आज ये डिसीजन में कौन कौन बैठेगा, कितने जजेस होंगे, बेंच कौन कौन होगा, किस रूम में जाकर केस लड़ाई होगा, किस बारे में लड़ाई होगा, ठीक है, सब कुछ। केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बी वेयर, है ना, बोल रहा है हमेशा सेलर का गलती नहीं होता, बायर को भी कॉशियस रहना चाहिए, तो वही चीज बोल रहा है। व्हाट ही इज बाइंग एंड ही शुड बी अवेयर ऑफ हिमसेल्फ व्हाट ही इज बाइंग, लेट द बायर बी वेयर। आपने किया है ना ये सब, लेट द बायर बी वेयर, केवियट एम्प्टर। और केवियट वेंडर इसका उल्टा होता है, सोगैक में पढ़ा होगा, लेट द सेलर बी वेयर। तो लेट द बायर बी वेयर इज अ मैक्सिम, केवियट एम्प्टर लॉ में पढ़ा होगा कि आप जब भी गुड्स खरीदने जाते हो, एक्सपायरी सामान खरीद लिया, आपको डेट चेक करके खरीदना चाहिए, हमेशा सेलर का गलती नहीं होता, बायर इज ऑलवेज ऑल्सो एट द फॉल्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर आपको लेना चाहिए था। सेलर ने क्लियरली लिख दिया टर्म्स में कि वंस द सेलर टेक्स द प्रोडक्ट नो एक्सचेंज अवेलेबल, बट फिर भी आप जा रहे हो एक्सचेंज मांगने के लिए, तो आपका गलती है, आपको पूरा इंस्पेक्शन करके वहीं पे लेना चाहिए था। वंस यू लीव द प्रीमाइसेस, आप छोड़कर जा रहे हो वहां पे, आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते प्रोडक्ट को, आपकी गलती थी। लेट द बायर बी वेयर। चेक क्या होता है, चेक इज ऑल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जहां पे चेक कि जिसके नाम पे ड्रॉ करना है वो ड्रॉ होता है, बियरर चेक होता है, ठीक है। बियरर चेक मतलब हुआ कि जिसने चेक ले रखा है उसको मिल जाएगा, उसका नाम होना जरूरी नहीं है, जिसने चेक बैंक में प्रेजेंट किया उसको पैसा मिल गया, ठीक है। लेकिन आजकल जो सारे चेक होते हैं बियरर चेक होना प्रेफरेबल नहीं होता, बिकॉज बेटर रहेगा नाम स्पेसिफाई करके दो। और ब्लैंक चेक क्या होता है, जिसमें अमाउंट स्पेसिफाई नहीं होता, वो 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं रहता, ठीक है। और क्रॉस चेक्स होता है जो कैंसिल हो गया, बाउंस चेक करवाया। और रजिस्टर्ड चेक आप समझ गए क्या होता है, जहाँ पे नाम लिखा रहता है, अकाउंट पेई चेक, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है ऐसे पेबल टू, ऐसे नाम लिख दिया जाता है, पेबल एट, पेबल टू, ये अकाउंट पेई लिखकर आप कर देते हो ऐसे, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, वही जो सिक्योरिटी आप ऑफर करते हो, क्लियर। जैसे लोन लिया, मैंने अपना घर गिरवी रखवा दिया, कोलैटरल बैंक को दिया। कमीशन मैंने आपको बोला कौन कौन लेता है, ब्रोकर लेता है, जैसे शेयर्स को खरीदवाने में, बिकवाने में, या कोई गुड्स को खरीदवाने में, बिकवाने में कितना कमीशन लेगा वो पहले से फिक्स किया हुआ रहता है। और जैसे स्टॉक एक्सचेंज का कितना कमीशन होगा, स्टॉक एक्सचेंज में मैक्सिमम कमीशन सेबी फिक्स करके रखा है। कॉमन लॉ मतलब वो लॉ जो जजमेंट्स के थ्रू आता है, कोई एक इसके लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट है, सेबी एक्ट है। कॉमन लॉ वो लॉ हुआ जो कि कॉमन बन गया बिकॉज इन द टर्म्स ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के कारण हो गया कॉमन, इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का डिसीजन है। सो कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो हो गया कॉमन लॉ, नॉट इनेक्टेड बाय एनी लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। कंप्लेन आप समझ गए क्या होता है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो आप कोर्ट में फाइल की हो किसी के अगेंस्ट, उसको बोलते हैं कंप्लेन। कंडीशन क्या होता है, इस कंडीशन पर फाइल किया, अ स्टिपुलेशन व्हिच इज बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरीज, ये कंडीशन फुलफिल करना है, कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, एक्सेप्टेंस करना। कंसाइनमेंट मतलब आपको पता है गुड्स को ट्रांसफर करना। कंसाइनमेंट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्रोफोर्मा इनवॉइस चाहिए, एजेंट चाहिए, सेलर चाहिए, बायर चाहिए। कंसाइनर कौन होता है, जो गुड्स बेच रहा है, दे रहा है, डिलीवर करवा रहा है, कंसाइनी जिसको मिल रहा है। कंसोर्टियम मतलब क्या होता है, ग्रुप बनाना, एक कंपनी ने ग्रुप बना लिया एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, लाइक जॉइंट वेंचर, मर्जर, अमलगमेशन, ये सारी कंसोर्टियम के एग्जांपल है। जैसे मैंने बोला स्पुतनिक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए अभी कितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी जुड़ गए एक साथ ताकि एक वैक्सीन को डेवलप कर सके, तो एक संग
ग्रुप बना लेना एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं कंसोर्टियम, एसोसिएशन ऑफ कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग अ कॉमन एक्टिविटी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या हुआ? कोर्ट का कोई ऑर्डर को डिसोबे कर देना और ये पता चल गया, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट। आपने कोर्ट को कंटेम्प्ट किया, जैसे कोर्ट में आपने बहुत ऊंची आवाज में जज से बात किया, या कोर्ट में आपने कुछ बदतमीजी की, जज को एक थप्पड़ लगा दिया, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट व्हिच इज इलीगल, एंड उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट का भी वर्डिक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, एनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ फॉर अ कंसिडरेशन। कॉन्विक्शन मतलब कि क्राइम ने, क्रिमिनल ने अपना गलती स्वीकार कर लिया, टू बी फाउंड गिल्टी, ठीक है। कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंस जो लग रहा है केस लड़ने में, ऑल राइट, तो उसके लिए लॉयर फीस लेता है। कवर नोट क्या रहता है? वो डॉक्यूमेंट जो जनरली इशू किया जाता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ। मान लो मैंने एलआईसी का एक पॉलिसी लिया, उसके संग वो मुझे एक कवर नोट देंगे जिसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहेगा कि कब मेरा पॉलिसी मैच्योर होगा, कितना प्रीमियम जाएगा, कब लैप्स होगा, एक्सेट्रा, तो उसको बोलते हैं कवर नोट। क्रेडिट, ट्रस्ट और बिलीफ। क्रेडिट मतलब आपको पता है जब आप बिना पैसे लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हो, देते हो, उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट नोट क्या होता है? जैसे दो चीज होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने गुड्स, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स बेचा, अब सामने वाले ने आपको परचेज रिटर्न कर दिया, आपके पास गुड्स वापस आ गया, तो अब इन दैट केस आप क्या करोगे? अपना डेटर्स का अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा, तो आप बोलोगे क्रेडिट नोट दे देते है ना, क्योंकि आपको उसका, आप वो रिटर्न कर दिया, आपको उसके लिए पैसा नहीं लेना है, तो आपने बोला क्रेडिट नोट ले लो हमसे, तो आपने क्रेडिट नोट दे दिया उसको रिटर्न में। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट व्हिच इज जनरली गिवन फॉर द गुड्स which your customers have returned you back. So this happens in case of sales return. जैसे आप कितनी बार नहीं होता, शॉपर स्टॉप में कोई सामान रिटर्न कर दिए, एक ड्रेस लिए, नहीं समझ आया, रिटर्न कर दिए, तो बोला भाई साहब पैसा तो नहीं देंगे, आप क्रेडिट नोट रख लो, फ्यूचर में कुछ परचेस करना होगा, ये क्रेडिट नोट दिखाना, आपको सामान मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट नोट, ठीक है। व्हेन यू हैव रिटर्न समथिंग, इन रिटर्न ऑफ दैट यू आर नॉट रिसीविंग द कैश बैक, बट यू आर गेटिंग अ नोट which is acting as a compensation for the money which you would have received on account of return of the goods. Okay, CRISIL is a credit rating agency. Have you heard about CRISIL? जैसे आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ना अपना क्रेडिट रेटिंग करवाती है। क्रेडिट रेटिंग करवाती है क्यों? ये दिखाने के लिए कि वो कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगी। जनरली बैंक्स एंड ऑल भी करवाती है कि वो डिफॉल्ट नहीं करेगी रीपेमेंट ऑफ लोन में। सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेटिंग। जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी जो लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं ना, जैसे महिंद्रा फाइनेंस है, महिंद्रा टेक है, इन लोग अपना क्रिजल से क्रेडिट रेटिंग करवाता है। अलग अलग क्रेडिट रेटिंग किसका होता है? बॉन्ड्स का होता है, डिबेंचर्स का होता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन लोग बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करती है, जिससे उन लोग लोन लेते हैं कॉमन पब्लिक से, उन लोग बोलते हैं मेरा बॉन्ड AAA रेटेड है क्रिसिल से। तो यानी जो इन्वेस्टर, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनको लगेगा कि ये बॉन्ड्स खरीदेंगे ना AAA रेटिंग का, AAA रेटिंग है, यानी ये कभी डिफॉल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं हमारा पैसा डूब जाएगा, 5 साल बाद हमें हमारा पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। सो ये रेटिंग का फायदा होता है। रेटिंग ऐसे ही नहीं करेगा, क्रिसिल इतना बड़ा कंपनी है जो रेटिंग दे रहा है, तो ऑब्वियसली रिसर्च करके देगा, ड्यू डिलिजेंस करके देगा। तो कौन रेटिंग करवा रहा है? कंपनी जिन लोग बॉन्ड डिवेंचर इशू कर रहा है। कौन कर रहा है? एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एग्जाम्पल क्रिसिल। सो क्रिसिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वहां लिखो क्रिसिल इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी which does the credit rating of bonds, debentures being issued by companies, which does the credit rating of bonds, debenture issued by the company, so that companies can gain, so that the companies can gain investors confidence, so that the company can gain investors confidence who wants to borrow loan from the market, जिनको लोन उठाना है कस्टमर से, who wants to borrow loan from the market. तो इसका फुल फॉर्म है क्राइसिस। मतलब क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हो जाना, या तो प्राइस बहुत बढ़ गया या प्राइस बहुत कम हो गया। जनरली प्राइस का फॉल होना, सेल नहीं होना, परचेज नहीं होना, जैसे कोविड के टाइम क्राइसिस हो गया, उसको बोलते हैं क्राइसिस। शॉर्ट सेल होना, डिप्रेस, डिक्रीज प्राइसेस में। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस वेरीफाई करना, क्वेश्चन करना, ताकि आपके एविडेंसेस को कंफर्म किया जाए। जैसे विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते हैं ना कोर्ट ऑफ लॉ में,
CRR कैश रिजर्व रेशियो, सब मैंने पढ़ा है, SLR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के संग, है ना, उतना फॉर्म वो लोन में नहीं दे सकते, और जो खुद के पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? SLR। दो टॉपिक पढ़ाया था, CRR और SLR। जैसे मान लो एक कस्टमर बैंक के पास 100 रुपया जमा किया, मिस्टर एक्स आईसीआईसीआई बैंक के संग 100 रुपया जमा किया। अब 100 रुपया में से 4 रुपया आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा, तो ये 4 रुपया जो जमा करवाया प्राइमरी डिपॉजिट का, इसको बोलते हैं CRR। और इसमें से 16 रुपया अपने पास तिजोरी में रख दिया जो लोन में नहीं दे सकता, बचा कितना? 80 रुपया। अब 80 रुपया लोन में दे दो, तो ये 100 रुपया हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। इसमें से जो रुपया कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा रखवाना है वो हो गया कैश रिजर्व रेशियो, जो रुपया अपने पास रखा बैंक में 16 रुपया, वो हो गया SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और बाद बाकी आप लोन में दो जितना देना, ठीक है। तो CRR SLR प्राइमरी डिपॉजिट। करंट एसेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म एसेट, जिसका रिसेलेबल वैल्यू विद इन वन ईयर में सेल आउट हो जाता है, कैश में रियलाइज हो जाता है। करेंट डेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट को बोलते हैं, विद इन 12 मंथ्स के अंदर रीपेबल। करंट लायबिलिटी वही शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये सब हो गया, बैंक ओडी हुआ, बिल्स पेबल हुआ, सब करंट लायबिलिटी हुआ। कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी है। डैमेजेस क्या हुआ? कोई डैमेज है, कंपनसेशन जो आपको देना है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। डे ऑर्डर क्या होता है? जो 1 दिन तक वैलिड है, 1 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स वैलिड फॉर अ डे। डिवेंचर क्या हो गया? डिवेंचर मैंने आपको बोला अभी ऊपर बताया, कंपनी लोग, बड़े बड़े कंपनी मार्केट से पैसा कैसे उठाते हैं? डिवेंचर इशू करके। दे इशू डिवेंचर, 5 इयर्स डिवेंचर, 4 इयर्स डिवेंचर, दे इशू डिवेंचर, और उसके बिहाफ में उन लोग क्या करते हैं? पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। अब डिवेंचर का मैच्योरिटी होता है 5 साल बाद मैच्योर हुआ, तो वापस उन लोग क्या कर लेते हैं? रिडीम कर देते हैं डिवेंचर को, ठीक है, और इंटरेस्ट देते हैं हर साल। सो दैट इज कॉल्ड डिवेंचर। सो बोरो फंड्स करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में टाइप्स किया डिवेंचर का, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ऑलरेडी कवर्ड इन दैट। जैसे क्रेडिट नोट क्या था, वैसे डेबिट नोट होता है। क्रेडिट नोट का उल्टा हो गया डेबिट नोट। अब मान लो आपने गुड्स खरीदा, मान तो गुड्स बेचा था, ये परचेज रिटर्न हो गया। डेबिट नोट टॉक्स अबाउट परचेज रिटर्न। मान लो आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को, तो वो आपको क्या देगा? डेबिट नोट। समझ में आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। डेबिट एंड डेट एंड इक्विटी। डेट क्या हो गया? बोरोड फंड, जब आप रुपया ले रहे हो। इक्विटी ओन्ड फंड हो गया। इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आप कंपनी के ओनर बनोगे। डिबेंचर खरीदोगे तो आप कंपनी के लोन होल्डर होगे, ओनर नहीं होगे, आउटसाइडर होगे। सो वही डिफरेंस है। और बोल रहा है क्या? डेट प्लस इक्विटी मिला के टोटल असेट होना चाहिए। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है? व्हाट इज डेट फाइनेंसिंग? जब आप क्या कर रहे हो, डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हुआ? व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम अ लेंडर, और उसको आप बोल रहे हो आप प्रिंसिपल को रीपे करोगे along with interest after specified period of time, that is called debt financing, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हो ना, फॉर एग्जांपल मान लो आप मिस्टर ए से लोन लिए, 10 lakhs का, आपने बोला 5 इयर्स बाद आप इसको रीपे करोगे। 5 इयर्स खत्म हो गया, 5 इयर्स बाद मिस्टर ए को रीपे करना है। फिर आपने क्या किया? मिस्टर बी से लोन ले लिया। तो मिस्टर बी से जो लोन लेकर पैसा आया वो चुका दिया मिस्टर ए को। समझ में आ रहे? तो इसको बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग। आप एक लेंडर से दूसरे लोन लेकर दूसरे लेंडर का पैसा चुका रहे हो, ठीक है। यू आर यूजिंग डेट फाइनेंसिंग इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक? चलो, डिक्लेरेशन देना मतलब वही डिक्लेयर कर देना, एक्सेप्ट कर देना, एक्नॉलेज कर देना। डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डीड हुआ, सेल डीड हुआ, परचेज डीड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट डीड हुआ, साइन करना पड़ता है। डिफॉल्ट का मतलब फॉर एग्जांपल आपने डिफॉल्ट कर दिया कोई चीज का पेमेंट में या कोई एविडेंसेस को प्रेजेंट करने में। डिफेंडेंट कौन होता है आपको पता है, अभी ऊपर किया था हमने। पर्सन हु इज गिवन द कोर्ट पेपर्स आर कॉल्ड रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट, ठीक है। और सिविल केसेस में जिसको अरेस्ट किया गया वो डिफेंडेंट होता है, जो क्रिमिनल है। डीमटेरियलाइजेशन आपको पता है, आजकल फिजिकल शेयर सिक्योरिटी नहीं होता, शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता, सब कुछ कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटलाइज हो गया। क्या अभी आप शेयर्स का फिजिकल डॉक्यूमेंट देखते हो? नहीं, ई फॉर्मेट देखते हो। तो जो फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको बोलते हैं डीमैट। सो कन्वर्टिंग दिस डिबेंचर शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, कंप्यूटराइज फॉर्मेट, फिजिकल शेयर नहीं है, इसको डीमैट बोलते हैं। आजकल बोलते हैं ना हमारा डीमैट अकाउंट खुलवाया है, यानी आप शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो ऑनलाइन, फिजिकल शेयर्स नहीं है, कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। डिपॉजिटरी क्या होता है? जो हेल्प करता है आपके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में।
और आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है किसका कितना शेयर है डीमेटलाइज फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं डीपी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है सिक्योरिटीज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डीमेटलाइज फॉर्मेट में। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मैंने पढ़ा चुका, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब में जो ट्रेडिंग करते हो। फ्यूचर समझ रहे हो, फ्यूचर्स मतलब मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया कि मैं रिलायंस का शेयर्स खरीदूंगी 30th of जुलाई को, आज 1 जून है, एट ₹120 ईच। तो आज ही मैंने डिसाइड कर लिया फ्यूचर में मैं एंटर करूंगी। आज मुझे पैसा नहीं देना, फ्यूचर में देना है, बट आज मुझे कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कुछ ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर्स मार्केट। ऑप्शंस मैंने पढ़ाया आपको, कॉल, पुट ऑप्शन, राइट टू बाई, राइट टू सेल, तो इसी को डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग चीजों को सेल करना, जैसे रिलायंस का मार्केट डिफरेंशिएटेड है, पेट्रोल बेचता है, टेलीकॉम बेचता है, ट्रेडिंग मार्केट है इसका, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस डिजिटल, इसके अलावा कपड़ा भी बेचता है, सिंथेटिक फाइबर। सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, अलग अलग सामान बेचना जिससे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस को आप जीत सको, मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट कर सको, और कस्टमर्स को भी डिफरेंशिएट करके रखो किस कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट देना है। डिसबर्समेंट करना मतलब पेमेंट कर देना किसी का। डिस्काउंट मतलब बताना पड़ेगा डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंटेड बिल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अभी तुरंत पैसे चाहिए बैंक के पास चल जाओ, बैंक उसको डिस्काउंट कर देगा। डिसमिसल करना मतलब जज ने अपना डिसीजन को दे दिया, केस को एंड कर दिया, डिसमिस कर दिया। डिस्पोज ऑफ, वही केस हट गया, खत्म हो गया। डिस्पोजिशन, जिस मैनर में कोर्ट ने केस को एंड किया। डिसोल्यूशन करना मतलब पार्टनरशिप का डिसॉल्व, एंड कर देना, डिवोर्स हो जाना। लीगल एंड ऑफ द मैरिज इज कॉल्ड डिवोर्स। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी जो अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देता है, ये जरूरी नहीं है देना, कंपनी का टोटल डिस्क्रिप्शन है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। इक्विटी डिविडेंड का बात करूं तो, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड देना जरूरी है। ठीक है, वैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना जरूरी है। सो इट इज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलता है क्योंकि आपने कंपनी का शेयर्स खरीदा है। डॉक्यूमेंट टू टाइटल क्या होता है, जो एविडेंस बता रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रूफ कि यू आर वैलिड ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना। जैसे आप, ये प्रॉपर्टी आपके, इसका क्या सबूत है, आप बोलोगे डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस दैट यू आर द ओनर ऑफ सम असेट। आप बोल रहे हो ये गोल्ड मेरा है, डॉक्यूमेंट दिखाओ ये आपका गोल्ड है, सो दैट इज कॉल्ड योर डॉक्यूमेंट टाइटल, कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ सम असेट। ठीक है। अब जैसे बिल ऑफ लैडिंग, ये सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बिल ऑफ लैडिंग, चालान, ट्रांसफर टाइटल। डोमिकाइल क्या होता है, जैसे इंडिया का डोमिकाइल, द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। डोमिकाइल मतलब आपका जो परमानेंट हाउस है, जहां पे आप बसे हुए हो, कि आप एनआरआई हो, आप इंडियन रेसिडेंट हो, दैट विल डिपेंड। ठीक है, दैट इज डोमिकाइल। ड्राफ्ट, यू नो व्हाट इज ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है, ड्राफ्ट के बेसिस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो फंड एक अकाउंट से दूसरे फंड में। डंपिंग क्या होता है, जो चाइना बहुत टाइम तक किया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दाम में इंडिया में बेच दिया, डंप कर दिया, क्यों, ताकि इंडिया का मार्केट को कैप्चर कर सके। So generally dumping is a process when a seller is selling the product below cost to capture a market, to fill competition, और एक बार मार्केट को कैप्चर कर लिया, प्राइस बढ़ा दिया, that is called dumping policy। ठीक है, so dumping is clear, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट करेंगे अर्नेस्ट मनी क्या होता है। अर्नेस्ट मनी, ईएमडी सुना होगा, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए, बोला ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत पसंद आया, फाइनल करो मैं खरीदूंगा, 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है। तो सामने वाला ब्रोकर क्या बोलेगा, सर फाइनल करने के लिए मैं कैसे मानूं, कुछ टोकन मनी दे दो जिससे मैं समझूंगा डील फाइनल है, 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो। तो दैट इज कॉल्ड ईएमडी, अर्नेस्ट मनी, which is giving an approval कि yes you are going to purchase this property in near future, and in case if you default in the payment for the purchase of that property, then that EMD will be confiscated। आपको EMD वापस मिलने वाला नहीं है। समझ में आया, तो वही चीज बोल रहे हैं कि आपसे एक टोकन मनी ले लिया जाता है। ये जनरली प्रॉपर्टीज के केसेस में होता है, टोकन मनी ले लिया जाता है। टोकन मनी विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव बायर, which is, लिख लो, token money which is collected, please write down, token money which is collected from the prospective buyer, generally real estate में होता है, of a real estate transaction, real estate deal, building property सब जब खरीदने जाते हो। token money collected from the prospective buyer of a real estate, yes it is absolutely for all the attempts
ठीक है, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है जनवरी वाले बच्चों के लिए एज वेल एज मई वाले बच्चों के लिए, जुलाई वाले बच्चों के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। ब्रांड न्यू क्लास हो रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है? कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट के बाद कमाने के बाद इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन्स वाले लोग को जिनसे लोन ले रखा है, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, तो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड ईबीआईटी, नाम में लिखा हुआ है, इसमें क्या समझाना है। बट व्हाट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये उससे भी बढ़कर, डेप्रिसिएशन भी अभी राइट ऑफ नहीं किया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एज वेल एज डेप्रिसिएशन एज वेल एज अमोर्टाइजेशन ऑफ एनी पेटेंट और एनीथिंग, तो वो हो गया मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? आप अपना प्रोडक्शन को लार्ज स्केल में करोगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे, लाइक टेक्निकल इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, कमर्शियल इकोनॉमी, कॉस्ट कम लगेगा क्योंकि बल्क परचेज कर रहे हो, बल्क सेल कर रहे हो, तो वॉल्यूम में बनाने से कॉस्ट पर यूनिट आपका कम लगता है। व्हेन यू आर डीलिंग इन वॉल्यूम, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, व्हेन यू आर मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट कम लगता है, कॉस्ट पर यूनिट लोअर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, इतना सारा एक दिन में नहीं ले पाओगे, आज यहीं तक रखो, बट जितना भी मैंने पढ़ाया है यहां तक पूरा अच्छे से आप रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में। ऑल राइट, सो कीप इट टिल हियर, जितना भी मैंने पढ़ाया है मेक श्योर आप पूरा अच्छे से यहां तक रिवाइज करके आओगे। ऑल राइट।